नमस्कार। मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पिछले एक साल में अगर बात करें तो जो इंटरनेशनल फंड्स हैं, और आपने भी अगर किसी ग्लोबल फंड में निवेश किया होगा तो ये महसूस किया होगा कि आपका फंड नेगेटिव रिटर्न दे रहा है लगातार। और जो हमने रिसर्च निकाली है उसके मुताबिक 69 में से 48 ग्लोबल फंड ने पिछले एक साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब इसके कई कारण हैं जिसकी हम पड़ताल करेंगे इस पूरे शो के दौरान, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ नेगेटिव रिटर्न होने के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार के निवेश पर असर पड़ेगा आपके? क्या ये सही समय है इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोजर लेने का? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश के पीछे बड़ी वजह क्या होनी चाहिए आपके लिए? और इस दौरान घरेलू बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा? क्या घरेलू बाजार ने निवेशकों को मालामाल किया है? इस पर भी दिखाएंगे खास रिसर्च आपको। और जो हमारे साथ दो खास मेहमान हैं उनका सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आज हैं प्रवीण बाजपेयी, फाउंडर फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स, और क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स के सीईओ कीर्तन शाह हमारे साथ हैं। प्रवीण और कीर्तन दोनों का बहुत स्वागत करते हैं। और शो की शुरुआत में कुछ आंकड़े अपने दर्शकों को दिखाए जिसका जिक्र मैंने आपसे कुछ देर पहले किया था। कह सकते हैं फीका प्रदर्शन ग्लोबल फंड का पिछले कुछ समय में हमें देखने को मिल रहा है। एक साल में ही अगर देखा जाए तो ग्लोबल म्यूचुअल फंड को 35% का नुकसान हुआ। 69 में से 48 फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिए, जिनमें से जो 50 फंड थे वो ही सिर्फ और सिर्फ एक साल या एक साल से पुराने थे। और जो 19 फंड है जो कंपैरेटिवली नए फंड है उनका भी पिछले कुछ समय में खराब प्रदर्शन सामने आया है। तो कुल मिलाकर प्रदर्शन फीका रहा है। कुछ ग्लोबल फंड का प्रदर्शन हम आपको दिखा दें फटाफट से, जैसे इन्वेस्को ग्लोबल कंज्यूमर एफओएफ है, फंड ऑफ फंड है, या पीजीआईएम इमर्जिंग फंड है, कोटक ग्लोबल फंड, एडलवाइस यूएस टेक फंड, फ्रैंकलिन फीडर फंड है, साथ ही एक्सिस ग्लोबल, एचएसबीसी ग्लोबल, मिरर एसेट, एनवाईएसई फैंग, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक फंड ऑफ फंड, और साथ ही साथ आईसीआईसीआई यूएस फंड। इन्होंने पिछले एक साल में लगभग 20 से 35% गिरावट देखी है। तो जिन निवेशकों के पोर्टफोलियो में ऐसे फंड है वो डेफिनेटली एक नेगेटिव रिटर्न देख रहे हैं, निराश हैं कि अभी करें तो क्या करें। ये तो हमने उन फंड का प्रदर्शन आपको दिखाया, लेकिन घरेलू फंड इसी दौरान कैसे रहे? अगर इसी टाइम पे आपने स्मॉल कैप फंड में निवेश किया होता, या मिड कैप में किया होता, या लार्ज कैप फंड में किया होता, तो आपका पैसा ज्यादा बनता। मतलब 20% से 28% तक का रिटर्न हमने घरेलू फंड में, खासतौर पर स्मॉल कैप में जिसमें 20% तक, और इसमें तो 38 में से सिर्फ 3 फंड का ही नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। मिड कैप एक साल में 25% का रिटर्न जनरेट किया, और मिड कैप स्पेस में ही 39 में से सिर्फ एक फंड का नेगेटिव रिटर्न देखा गया। लार्ज कैप फंड में पिछले एक साल में 28% का रिटर्न देखा गया। लार्ज कैप में 145 में से 135 का पॉजिटिव रिटर्न था, मतलब सिर्फ 10 का नेगेटिव रिटर्न था। तो ये आंकड़े क्या हमें कहते हैं, इनको जरा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। और प्रवीण, मैं आपसे शुरुआत करती हूं। ये कुछ दिलचस्प रिसर्च है जिसके बेसिस पर हम ये समझना चाहते हैं कि जो हमने एक परफॉर्मेंस देखी है ग्लोबल फंड्स की, या अगर हम ग्लोबल बाजार के प्रदर्शन की भी बात करें, ये जो एक गिरावट का दौर है या जिसको हम एक करेक्शन का दौर कहते हैं, वो क्यों रहा है? क्या वजह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय फंड्स ने पिछले एक साल में या पिछले कुछ समय में नेगेटिव रिटर्न निवेशकों को दिए हैं? नमस्कार स्वाति, आपको भी एंड कीर्तन को। बिल्कुल नेगेटिव रिटर्न्स लगातार अभी हम कुछ टाइम से देख रहे हैं जितने भी ग्लोबल फंड्स हैं उनमें। एंड स्वाति, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा मैं बैकग्राउंड देती हूँ। 2020 जो था वो एक पैंडेमिक का ईयर था, एंड इस दौरान बहुत हमने एक क्राइसिस पीरियड देखा है, और चाहे गवर्नमेंट्स हो, सेंट्रल बैंक्स हो, उन्होंने इस टाइम पे अपनी इकोनॉमीज को स्टेबलाइज करने की जी तोड़ कोशिश की है। यूएस इकोनॉमी उनमें से एक है। यूएस इकोनॉमी में एक मैसिव 700 बिलियन की क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम लॉन्च हुई थी 2020 मार्च में, और उसी के साथ साथ फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को लगभग 0 पे लाके खड़ा कर दिया था। एंड इस चीज से दो इम्पैक्ट पड़े हैं। एक इम्पैक्ट हम पहले इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इस दौरान क्या हुआ स्वाति कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इकोनॉमी में पंप किए गए
through stimulus packages, through unemployment benefits and special packages to certain industries, उसके साथ इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए एक पैसा पंप हुआ मार्केट में और लोगों के पास एक लिक्विडिटी बढ़ने लगी, एक इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ने लगी। उसके साथ साथ जब इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट लगभग जीरो पे थे तो एक इंसेंटिव होता है टू बोरो एंड आपकी कंजम्पशन बढ़ जाती है, आप लोन्स लेने में कतराते नहीं हैं। एंड इवन कंपनीज के लिए जब इतने ज्यादा लो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं तो उनके लिए बोरोइंग्स करनी बहुत ज्यादा वायबल हो जाती है। ये एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सिचुएशन से उनको बूस्ट मिला। एंड सेम चीज मार्केट्स में आई क्योंकि जो आपके फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स थे वो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं दे रहे थे, यानी कि लोगों ने इक्विटी की तरफ अपना रुख मोड़ा एंड बेसिकली इक्विटी मार्केट्स में ही पैसा आया। इसलिए जो 2021 में 20 में हमने जो रैली देखी है उसको हम लिक्विडिटी ड्रिवन रैली बोलते हैं। बट इसका एक नुकसान हुआ और 2022 की शुरुआत में हमने देखा कि इन्फ्लेशन यूएस में बढ़ने लगा बिकॉज जैसे इकोनॉमी रिकवर हुई, जैसे पैसा बढ़ता चला गया, आपकी प्रोडक्शन, आपकी जो कंजम्पशन है वो आगे चल रही है। एंड फेडरल रिजर्व ने खुद ये बोला है कि जो उनका स्टिमुलस पैकेज है उससे 1.5% तक इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आया है यूएस इकोनॉमी में। और इसकी कुछ टाइमिंग ऐसी रही है कि हमने ये देखा कि यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस भी साथ साथ ही इस दौरान शुरू हुआ है साल के बिगिनिंग में। एंड इन सारी चीजों को बना के स्वाति जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला हम एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना शुरू करेंगे। अब हम और कोई स्टिमुलस नहीं देंगे बल्कि हम इन सब चीजों को पीछे खींचना शुरू करेंगे, जिससे मार्केट्स में जिटर आए हैं, जिससे इन्फ्लेशन के बढ़ने से लोगों की परचेजिंग पावर कम होती चली जा रही है, उनका कंजम्पशन रिड्यूस हो रहा है। यूएस इज अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी लाइक इंडिया और कंपनीज के लिए बोरोइंग्स लेके पैसा डालना एक्सपेंसिव होता चला जाता है। स्पेशली जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं उन पे इम्पैक्ट होता है। इस साल ऑलरेडी फेडरल रिजर्व 4 बार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा चुका है और जो यूएस जीडीपी है वो Q1 में 1.6% से गिरा है और अभी Q2 में 0.6% से गिरा है। सो हमने इस पूरे एस्पेक्ट का एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखा है जो हम स्टॉक मार्केट्स में बेसिकली रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो पूरा ये इंटरेस्ट रेट साइकिल पहले घटा, उसके बाद अब बढ़ने लगा है और इन्फ्लेशन को टेम करने की जो पूरी कोशिश है, इसी पूरे का ये रिजल्ट है कि हम यूएस मार्केट्स में देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, पैसा फिर से इक्विटी से निकल के थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम की तरफ जा रहा है एंड जो स्टॉक्स हैं वो लगातार गिर रहे हैं। इसके कई कारण प्रबलीन दौर आपने गिनाए यहाँ पर, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो ये वैश्विक बाजार में क्या चल रहा है, क्यों आपके ग्लोबल फंड नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, ये बखूबी समझाया प्रबलीन ने। और लगातार हम आपको रिटर्न्स भी दिखा रहे हैं, अलग अलग जो विदेशी बाजार के रिटर्न भी हमने आपको दिखाए। पर एट द सेम टाइम कीर्तन, जब हम इंडियन मार्केट्स की बात करते हैं, जैसा मैंने शुरुआत में कुछ आंकड़े भी दिखाए, अगर आपने स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप में इस टाइम पे निवेश किया होता तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिला है। उतनी बुरी हालत हमारे मार्केट की नहीं रही है एज कंपेयर टू यूएस मार्केट्स। क्या वजह रही है कि घरेलू बाजार में अभी भी मौके अपार हैं? स्वाति जी, मैं प्रबलीन ने जहां से स्टॉप किया उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूंगा। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में आज 4 प्रॉब्लम है। अगर आप देखिए, यूएस में डिमांड क्राइसिस है, लोग कह रहे हैं रिसेशन आ जाएगा। यूरोप में एनर्जी क्राइसिस है, ये रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से। चाइना में उन्होंने खुद की बनाई हुई रियल एस्टेट क्राइसिस है जो 30% है उनकी खुद की जीडीपी की। और ये सब चीजों को मिलाकर इमर्जिंग मार्केट्स में भी करेंसी क्राइसिस आ रही है, जबकि इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसीज बहुत फास्ट डेप्रिशिएट हो रही है। ये हो रहा है ग्लोबली इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, जो प्रबलीन जी बता रही थी। अब देखिए, इंडिया क्यों आउट परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए, इमर्जिंग मार्केट्स में करेंसी क्राइसिस है, पर अगर आप देखें इंडिया की करेंसी रुपी सबसे कम गिरी है, राइट। इसके बहुत सारे रीजंस है। एक रीजन ये भी है कि हमारा मैक्रो बहुत स्ट्रांग है और उसके साथ साथ हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स काफी स्ट्रांग है वर्सेस दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज से, पॉइंट 1। दूसरा, जैसे प्रबलीन जी इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रही थी, देखिए आरबीआई तकरीबन इंडिया में 6% इन्फ्लेशन तक कंफर्टेबल है, वो टॉप है। इंडिया के इन्फ्लेशन आज तकरीबन 7% के करीब है, तो ऊपर है। पर अगर आप ग्लोबल मार्केट
जबकि उनका कंफर्ट लेवल 2% इन्फ्लेशन का है। ग्लोबल मार्केट में यूएस और यूरोप में इन्फ्लेशन उनका 9% पे है। तो उस मुकाबले इन्फ्लेशन में भी हम काफी बेहतर है ग्लोबल इकोनॉमी से। अब अगर आप जीडीपी ग्रोथ की बात करें, प्रबलीन जी ने जैसे कहा कि ग्रोथ यूएस में कैसे कम हो रही है, देखिए आप कोई भी बड़ी ब्रोकिंग कंपनी की या रेटिंग एजेंसी की रिसर्च रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें एक ही चीज निकल कर सामने आ रही है कि अगले 5 साल शायद इंडिया का जीडीपी ग्रोथ वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होगा, राइट। लास्ट मंथ भी जब सर्विसेज, या 2 दिन पहले जब सर्विसेज पीएमआई बाहर आया था, तो हमारा सर्विसेज पीएमआई 57 पे था, जो ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी काफी बॉइंट है। अब आप देखिए इन सब चीजों की वजह से इंडिया का मैक्रो काफी स्टेबल लग रहा है ग्लोबल इकोनॉमी से। और इसके साथ साथ जितना पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में आता है जनरली, राइट, और उसका जो हिस्सा इंडिया में आता है वो हिस्सा भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि लोगों को चाइना से अभी इन्वेस्टमेंट करने में डर लग रहा है। तो ये बहुत सारा जो एलोकेशन चाइना में हो रहा था वो भी एलोकेशन इंडिया में आ रहा है। तो एक तो इंडिया का मैक्रो अच्छा इसलिए पैसा आ रहा है, और दूसरा क्योंकि लोगों को चाइना में कम इन्वेस्ट करने, वो पैसा भी इंडिया में आ रहा है, राइट। तो अगर आप सिर्फ थोड़ा सा एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स देखें, अक्टूबर 2021 से एफआईआईज ने जितना पैसा निकाला था उसका सिर्फ 15% पैसा वापस डाला, और अपना इंडियन मार्केट ऑलरेडी लाइफ हाई से 3 या 4% दूर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इंडिया एक बहुत अच्छे स्वीट स्पॉट पे है, डोमेस्टिक फ्लोज तो बहुत स्ट्रांग है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, एसआईपीस के थ्रू, पर ग्लोबल फ्लोज भी, क्योंकि इंडिया का मैक्रो काफी अच्छा है, इंडिया में अट्रैक्ट हो रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इंडिया स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस ग्लोबल मार्केट से काफी बेहतरीन है। देशी या विदेशी निवेश कहां करें, ये समझना जरूरी है। हमारे साथ प्रवीण वाजपेयी और कीर्तन शाह है। प्रवीण, जिससे पहले मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर चाइना का जिक्र अभी कुछ देर पहले कीर्तन कर रहे थे। जब हम एशियाई बाजारों की भी बात करें, यहाँ पर किस तरीके का परफॉर्मेंस हम पिछले कुछ सालों में देख पा रहे हैं, यहाँ पर मौके हैं? स्वाति, जब हम एशियन बाजार की बात करते हैं तो चाइना अलॉन्ग विद जो हांगकांग है एंड ताइवान मेन डेस्टिनेशंस निकल के आती हैं, और इन्हीं 3 डेस्टिनेशंस पे काफी कुछ फंड्स हैं जो इंडिया में एक्सपोजर देते हैं। इन मार्केट्स के एक अलग टाइप के रिस्क निकल के आए हैं। हम ज्यादातर पॉलिटिकल रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क की बात करते हैं, पर जो चाइना का अगर हम देखें तो यहाँ पे एक रेगुलेटरी रिस्क निकल के आया है जो 2020 के एंड से शुरू हुआ, और जिसने बहुत डिफरेंट सेक्टर्स जैसे कि इंटरनेट, प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन सेक्टर्स पे काफी मैसिव इम्पैक्ट किया है। उन्होंने अपनी कंपनीज पे ही एंटी मोनोपोली लॉज लगाए हैं, नॉन कंप्लायंस के लिए फाइन्स किए हैं, एंटी ट्रस्ट वायलेशंस में अलीबाबा जैसी कंपनीज को फाइन किया है बिलियंस में। तो जो चाइना की मार्केट्स है उन्होंने 2020 में तो ठीक प्रदर्शन दिया है, हैंगसेंग डाउन था। 21 में वो सेल थ्रू जस्ट कर पाई हैं, पर कॉन्स्टेंटली उनके रेगुलेटरी इश्यूज निकल के आए हैं, उनके स्टॉक्स डाउन रहे हैं। एंड ताइवान इस दौरान अच्छा चला है, बट 2022 में विद द क्राइसिस जो निकल के आ रहा है ताइवान एंड चाइना का, तो स्वाति उससे इवन ताइवान की मार्केट्स में एक काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और इस दौरान 2022 में अगर हम देखें तो इस टाइम पे तीनों मार्केट्स डाउन है। सो इन्वेस्टर्स के लिए ये तीनों रिस्क समझने इन मार्केट्स के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी। ओके, तो ये तमाम फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए कीर्तन, सवाल जो बुनियादी था वो अभी भी यही है, जिस पर हम चाहते हैं आप अपनी राय दें कि ग्लोबल मार्केट में निवेश क्यों करें। एक दर्शक भी हमसे पूछ रहे हैं कि जब अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार गिरे हुए हैं, यूएस मार्केट में उथल पुथल है, तो क्या अभी भी बाहर निवेश करना, भारत के बाहर निवेश करना सही है? क्या वजह हो सकती है? देखिए स्वाति, मुझे ऐसा लग रहा है 3 चीजें हैं या 3 रीजंस है जिसकी वजह से शायद आप ग्लोबल मार्केट्स में निवेश करने का डिसीजन ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप एक छोटा सा आंकड़ा देखें कि ग्लोबली सबसे ज्यादा पेटेंट्स कहाँ पर फाइल होते हैं, तो उसका आंसर है चाइना और यूएस। तो अगर आपको इमर्जिंग कंपनीज में या ऐसी इमर्जिंग थीम्स में पैसा लगाना है जो शायद आज से 5 साल 10 साल बाद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री निकल कर आ जाएगी, तो उन थीम्स में निवेश करने के लिए आपको डेफिनेटली इंडिया के बाहर प्रोबेबली चाइना या यूएस में पैसा लगाना पड़ेगा, राइट। ये एक रीजन है मुझे ऐसा लग रहा है जिसका आपको शायद एक्सपोजर इंडियन मार्केट्स में पैसा लगाकर नहीं मिलेगा।
जैसे आप देख लीजिए ईवी की जब हम बात करें, इंडिया में ईवी थीम में पैसा लगाने के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है, पर आप अगर चाइना देखें तो सबसे बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ईवी की गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इन सब का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना से आ रहा है, राइट। अगर आप सेमीकंडक्टर्स देखें जिसके बारे में पूरा वर्ल्ड बात कर रहा है, वो ताइवान से आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी इमर्जिंग थीम्स में अगर आपको पैसा निवेश करना है तो वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स की वजह से हो सकता है। दूसरा रीजन ये है कि आपको ग्लोबल पैसा लगाने से एक तरीके का डाइवर्सिफिकेशन भी मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा उल्टा एग्जाम्पल देता हूं कि अगर मान लीजिए आप एक यूएस इन्वेस्टर है और आज अगर आपने इंडिया में पैसा लगाया होता, तो आप देखते कि आपका यूएस का जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो शायद FY22 में, सॉरी कैलेंडर ईयर 22 में शायद 20% से गिर गया है, पर आपका जो इंडिया को एलोकेशन था वो ऑलमोस्ट फ्लैट है या थोड़ा सा ऊपर है। तो जब आप ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन करते हैं या ग्लोबली पैसा लगाते हैं तो एक डाइवर्सिफिकेशन एडवांटेज भी आ जाता है। और तीसरा मेन रीजन मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन इसलिए भी करना चाहिए कि करेंसी इंडिया की टिपिकली डेप्रिशिएट होती है। तो आप अगर हिस्टोरिकली देखें पिछले 10 साल, 15 साल, 20 सालों का डेटा, तो इंडियन रुपी 3 से 4% डॉलर के सामने डेप्रिशिएट होता है। इसका फायदा ये होता है कि जब आप ग्लोबली इन्वेस्ट करते हो और आपको अगर 10% रिटर्न मिलता है और अगर करेंसी 3% से डेप्रिशिएट होती है तो आपका नेट रिटर्न 13% हो जाता है। मुझे लग रहा है ये 2-3 रीजन है जो शायद आपको कंपेल कर सकते हैं कि आप ग्लोबल मार्केट्स में क्यों निवेश करें। मैं इनफैक्ट प्रबलीन से ये इसी करेंसी पर एक व्यू लेना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा इस साल प्रबलीन कि 2022 में ही जो डॉलर के मुकाबले जो भारतीय रुपी है वो 7% की गिरावट उसमें दर्ज की गई। उसको ध्यान में रखते हुए वाजिब सवाल है निवेशकों का कि क्या अंतर्राष्ट्रीय निवेश जारी रखने का ये सही टाइम है? आने वाले टाइम में हो सकता है कि रुपये में और गिरावट देखी जाए। जी स्वाति, देखिए जैसे अभी कीर्तन ने बताया कि हम एक लॉन्ग पीरियड का ही मान के चले जब हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो एक हमने अगर हम पिछले 10 साल का डेटा देखें तो रुपी ने यूएस डॉलर के अगेंस्ट 50% डेप्रिसिएशन देखी है। और 2010 से अगर हम कैलेंडर ईयर वाइज देखें तो सिर्फ 2010 और 2017 में रुपी अप्रिशिएट हुआ है, लगातार बाकी सारे कैलेंडर ईयर्स में डेप्रिशिएट हुआ है। और इसका हमें बेनिफिट मिलता है जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर उस डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से जब भी हम अपना एग्जिट करते हैं, अगर रुपये में गिरावट हुई होगी तो उतने रिटर्न्स हमारे जुड़ जाएंगे रुपये की गिरावट के बराबर। पर क्योंकि इस टाइम पे स्वाति ऑलरेडी रुपये काफी गिर चुका है, इस टाइम पे इस चीज का बेनिफिट शायद एकदम नियर टर्म में इन्वेस्टर्स को ना मिल पाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि रुपये थोड़ा सा स्ट्रेंथ गेन करे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे एक ट्रेंड बताता है कि रुपये में एक डेप्रिसिएशन रही है, और 2 से 3% की डेप्रिसिएशन को हम एक कंसिडर करते हुए मान सकते हैं कि ये एक काफी स्ट्रॉन्ग बेनिफिट है जो हमें इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग से मिलता है। पर अगर एप्रिसिएशन है रुपये में जैसे 2017 में थी, तब हमें नुकसान है, क्योंकि अगर वहां की मार्केट्स ने 2017 में 21% रिटर्न दिए थे, तो क्योंकि हमारी यहाँ पे एप्रिसिएशन हुई थी रुपये में, हमारे रिटर्न्स कम हो गए थे। तो इस इंटरप्ले को समझना जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि रुपये का डेप्रिसिएशन हमारे फेवर में रहता है ड्यूरिंग आवर इन्वेस्टमेंट पीरियड, और अदरवाइज अगर एप्रिसिएशन होती है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है। और जो टैक्सेशन है इंटरनेशनल फंड के एज कंपेयर टू घरेलू फंड, वो कितनी अलग है कीर्तन? निवेशकों को क्या मालूम होना चाहिए टैक्स के बारे में? तो जब भी आप किसी भी एक इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं स्वाति जी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टैक्सेशन डेट के मुकाबले होगा। तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाए जो इंटरनेशनल है, फिर भी आपको डेट का टैक्सेशन भरना पड़ेगा। जो है कि अगर आप 3 साल के पहले पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको जो भी कैपिटल गेन्स होगा वो आपके मार्जिनल टैक्स स्लैब में या आपके इस टैक्स स्लैब में ऐड हो जाएगा। और 3 साल के ऊपर के निवेश वाले कैपिटल गेन्स में आपको 20% टैक्स भरना पड़ेगा। पर अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा निवेश करते हैं उसमें 24 महीने। ओके कीर्तन,
बिल्कुल। तो 24 महीने से ज्यादा का वक्त डायरेक्ट स्टॉक में करते हैं, ईटीएफ में लॉन्ग टर्म, तो आप 20% का टैक्स विद इंडेक्सेशन बेनिफिट, और डायरेक्ट स्टॉक या ईटीएफ में लॉन्ग टर्म पर 100% टैक्स इंडेक्सेशन के बिना ये प्रावधान है। और कुछ देशों में तो जो DTAA दैट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है, वो भी होना एक बहुत बड़ा इसमें एक पैरामीटर होता है। लेकिन इसमें अंत में प्रबलीन, मैं आपसे ये जानूंगी, जो निवेशक अभी हमें देख रहे हैं उनकी समझ के लिए और जानने के लिए, जब आप एक इन्वेस्टमेंट ग्लोबल फंड में करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है कि मुझे एक जो इंटरनेशनल फंड है अपने पोर्टफोलियो में शामिल क्यों करना चाहिए? होराइजन बेसिकली क्या होना चाहिए, कैसा पर्पस होना चाहिए, ये बताइए। जी स्वाति, सबसे पहली बात, जैसे अभी हम एनालाइज कर रहे हैं तो हम पिछले 1 साल 6 महीने के रिटर्न्स को एनालाइज कर रहे हैं, और ये इक्विटी एक्चुअली इन्वेस्टिंग के अगेंस्ट जाता है। यानी कि जब इन्वेस्टर भी निवेश करना चाहते हैं तो ना पीछे के बहुत अच्छे और ना बहुत बुरे रिटर्न्स देख के चले, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरह इसको मान के चले, जैसे कि हम इंडियन इक्विटीज में करते हैं लंबे समय की इन्वेस्टिंग, बिकॉज इक्विटीज वोलेटाइल रहती हैं। सेकेंड, इसमें जो एलोकेशन है इसको अपनी इक्विटी कंपोनेंट का ही हिस्सा मान के चले। अगर आपको ओवरऑल 60% इक्विटीज में डालना है तो उसी 7% का हिस्सा होना चाहिए आपकी ग्लोबल इन्वेस्टिंग, बिकॉज एज एन एसेट क्लास आप इक्विटीज में ही पैसा डाल रहे हैं। तीसरी चीज यहाँ है सूटेबिलिटी। अगर आपको लगता है कि आज से 15 साल बाद आपके बच्चे यूएस जाके पढ़ेंगे, आज से 10 साल बाद आप अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, खुद जाना चाहते हैं और अपने कुछ एसेट्स को डॉलर डिनोमिनेटेड उसमें रखना चाहते हैं एक सिस्टम में, तो उनके लिए काफी सूटेबल है। एंड सेम चीज स्वाति हम गोल्ड में भी देखते हैं। जैसे गोल्ड इस साल डॉलर टर्म्स में 5.5% से गिरा हुआ है, पर इंडियन रुपी में 1% से उठा हुआ है, बिकॉज रुपी डेप्रिशिएट हुआ है। तो इस चीज का, इस रुपी के रोल को समझ के इन्वेस्ट करें। और सबसे बड़ी चीज है जो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ जाना है। वेरी स्मॉल व्यू मैं आपसे लेना चाहती हूँ कि जिनके पास ऑलरेडी अभी इंटरनेशनल फंड है और जिनको नुकसान पिछले कुछ समय से हो रहा है, उनको भी क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? वेरी ब्रीफ आंसर प्रबलीन। जी अच्छा, सॉरी, मेरे लिए ओके। बिल्कुल स्वाति, आई थिंक अभी इन्वेस्टेड रहें अपनी जो भी उनके इन्वेस्टमेंट्स है, करंट होल्डिंग्स है, इस हैप्पैजार्ड मैनर में इस टाइम पे डर के पैसा ना निकालें। और 6-8 महीने मेरे ख्याल से काफी वॉलेटाइल रह सकती हैं यूएस मार्केट्स, और चाइना को भी स्टेबलाइज होने में वक्त लगेगा। और जहां पे मौका हो वहां पे एक छोटे ट्रांजैक्शंस करके थोड़ा थोड़ा एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, अगर उनका लॉन्ग टर्म व्यू है इन्वेस्टमेंट के लिए तो। बट एग्जिट ना करें इस टाइम पे, आई थिंक इन्वेस्टेड रहें एंड थोड़ा एलोकेशन बढ़ा सकते हैं इन ट्रांचेस। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद करेंगे प्रबलीन आपका और कीर्तन आपका भी हमारे साथ इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए।